अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से एक ऐसे शख्स को सम्मानित किया गया जिनकी कहानी एक अपमान से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंची। तो चलिए आज हम उस असाधारण जीवन के सफर को समझते हैं। सोचिए, ये अपमानजनक बात किससे कही जा रही थी? नाई परिवार के एक ऐसे होनार, एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से जिसने अभी अभी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हासिल की थी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस छात्र ने पैर दबाने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने आगे चलकर सत्ता की नींव तक हिला दी। पर यह कहानी सिर्फ एक विद्रोह की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी विरासत की भी है। तो सवाल यह है कि आखिर कौन थे कर्पूरी ठाकुर और क्यों आज भी उनकी विरासत इतनी मायने रखती है? चलिए समझते हैं उस इंसान की कहानी जिसे लोगों ने प्यार से जननायक का नाम दिया। उनका सफ़र शुरू तो हुआ बेहद गरीबी में, लेकिन उस सफ़र को रास्ता दिखाया न्याय के लिए एक ऐसी जिद ने, एक ऐसी इच्छा शक्ति ने जो कभी टूटी नहीं। और ये जो जननायक नाम है ना, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था। अरे ये तो उन लाखों लोगों ने दिल से दिया था जिन्हें लगता था कि कर्पूरी ठाकुर उनकी अपनी आवाज़ है। उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो किसी क्लासरूम में नहीं आया, बल्कि वो आया जाति के नाम पर हुए एक बहुत गहरे अपमान से। तो हुआ ये कि 1940 में जब उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की तो बधाई के बदले गांव के जमींदार ने उन्हें बुलाया और कहा, चलो हमारा पैर दबाओ। बस यही वो पल था जिसने उनकी पूरी दिशा ही बदल दी और वो अपनी पढ़ाई छोड़कर सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। देश की आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई आज़ादी मिलने के बाद रुकी नहीं, बल्कि अब वो देश के सबसे दबे कुचले, सबसे पिछड़े लोगों की आज़ादी के लिए एक राजनीतिक संघर्ष बन गई। इस दौरान उन पर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े समाजवादी नेताओं का गहरा असर पड़ा। उनकी विचारधारा ने ही कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के मिशन को एक मजबूत आधार दिया। और फिर साल आया 1952। उन्होंने ताजपुर से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीते भी। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी कोई विधानसभा चुनाव हारे ही नहीं। जब वो सत्ता में आए, पहले डिप्टी सीएम और फिर 2 बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो उस जमाने के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी थे। इन फैसलों ने बिहार के पूरे सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके 3 बड़े फैसलों को देखिए। पहला, 10वीं क्लास तक सबके लिए पढ़ाई मुफ्त कर दी। दूसरा, मैट्रिक में इंग्लिश पास करने की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दिया ताकि गांव देहात के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। और तीसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया। ये एक ऐतिहासिक कदम था। सोचने वाली बात है कि देश भर में मंडल कमीशन लागू होने से काफी पहले उन्होंने बिहार में मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। इसने पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर केंद्रित एक नई राजनीतिक हकीकत तैयार की। लेकिन इन फैसलों का जबरदस्त विरोध हुआ। उन पर व्यक्तिगत हमले किए गए, जाति सूचक गालियां दी गईं, भद्दे नारे लगाए गए, मगर वो अपने मकसद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। राजनीति तो आती जाती रहती है, लेकिन शायद उनके फैसलों से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उनके निजी जीवन की सादगी और उनकी अटूट ईमानदारी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी सादगी के किस्से मशहूर हैं। एक बार युगोस्लाविया के आधिकारिक दौरे पर गए तो फटा हुआ कोट पहनकर गए थे। एक बार दोस्तों ने नए कुर्ते के लिए पैसे जमा किए तो उन्होंने सारे पैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्चे पर उसे इलाज के लिए विदेश भेजने की पेशकश की। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। कहा, एक आम आदमी की हैसियत से मैं ये खर्च नहीं उठा सकता। उनके लिए सिद्धांत अपने परिवार से भी बढ़कर था। उनका निधन तो 1988 में हो गया, लेकिन हैरानी की बात देखिए, जिन विचारों के लिए उन्हें उस वक्त कट्टरपंथी या रैडिकल कहा जाता था, वो आज हमारी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा हैं। इससे उनकी दूरदृष्टि का पता चलता है। सोच कर देखिए, जिन नीतियों के लिए 1970 के दशक में उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ा, आज वही नीतियां पूरे भारत में सामाजिक न्याय का स्वीकृत मानक बन गई हैं। तो इतने सालों तक जनता की सेवा करने के बाद, 2 बार राज्य के सबसे बड़े पद पर रहने के बाद जब उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में बैलेंस कितना था? 0। तो आज के दौर में जब हम राजनीति में अपार धन और भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं तो उनका जीवन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कर्पूरी ठाकुर जैसी ईमानदारी आज के जमाने में एक मिसाल है या फिर
एक ऐसा सपना जो अब शायद पूरा ही नहीं हो सकता।